गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रीलिम के, जो मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 और 2। तो ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस होएगा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चंस होगा। फर्स्ट 2 चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये 2019 में ही आया हुआ है कि 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, ये क्वेश्चन है 2019 का। ये क्वेश्चन है द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ninth schedule was introduced in the constitution under the prime ministership of ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। ये 2019 का क्वेश्चन है। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ विच, मतलब इन सभी प्राइम मिनिस्टर्स में से 9th शेड्यूल कब इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डायरेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के समय ये 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये 2019 का क्वेश्चन है डायरेक्ट बना। दूसरा क्वेश्चन 2019 का ही है कि ये पहला लिख लो, सेकंड क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन under which schedule of the constitution transfer of tribal land to tribal parties for mining be declared null and void। मतलब ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये कौन से शेड्यूल में है? तो मैं ये बताता हूं, इसके ऑप्शंस पहले लिख देता हूं कि 5th शेड्यूल, दूसरा 3rd शेड्यूल, तीसरा 9th शेड्यूल, चौथा 12th शेड्यूल। ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट 5th शेड्यूल होगा इसका। अब मैं इसे एक चीज बताता हूं कि एक केस था समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि अंडर शेड्यूल 5 हम लोग ट्राइबल लैंड को किसी भी प्राइवेट पार्टीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 5th शेड्यूल इसलिए ही बनाया गया था टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड फॉर द ट्राइबल ऑटोनॉमी ओवर दैट शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया इसलिए ही बनाया गया था, शेड्यूल्ड एरिया इसलिए बनाया गया था ताकि ट्राइबल एरियाज का कल्चर मेंटेन रहे, इकोनॉमिक एम्पावर्ड रहे वहां के ट्राइबल पीपल और ट्राइबल एरिया भी। तो 5th शेड्यूल के अंडर आप ट्राइबल लैंड को प्राइवेट पार्टीज में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक केस था जिसमें कि
सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था यू कांट ट्रांसफर द ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज। समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये कहा गया था। ठीक है, अब आते हैं 2017 का क्वेश्चन में। 2018 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से। तो अपन देखेंगे 2017 का क्वेश्चन। कि माइंड ऑफ द मेकर्स, ये 2017 का क्वेश्चन है। माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is reflected in which of the following? ये क्वेश्चन है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रीएम्बल होएगा। ठीक है, प्रीएम्बल शोज द जनरल पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल काम क्या है। तो ये प्रीएम्बल हमें बताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है, सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का शो करता है। तो ये क्या कह रहा है कि माइंड ऑफ द मेकर्स, मतलब सोच क्या है, जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उनकी सोच कहाँ दर्शाई जाती है, तो उनकी सोच रिफ्लेक्ट होता है, दर्शाई जाती है डायरेक्ट प्रीएम्बल में। तो डायरेक्ट प्रीएम्बल को टिक कर देने का। ये 2017 का क्वेश्चन हो गया। इसको ऑप्शन लिख ही देता हूं। पहला ऑप्शन प्रीएम्बल है था, दूसरा क्या था, फंडामेंटल राइट्स, तीसरा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज एफडी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट प्रीएम्बल होगा। ठीक है, अब 2014 का क्वेश्चन है एक, ये करवा देता हूं। 2014 का क्वेश्चन है, 2017 के बाद डायरेक्ट 2014 से आया ये क्वेश्चन। अब देखो 2014 का क्वेश्चन है ये, a constitutional government is one which places effective restriction on individual liberty in the state in the interest of state's authority, places effective restriction on authority of state in the interest of individual liberty। अब इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ये फर्स्ट पॉइंट में किस पे हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी पे कर रहे हैं, इन द स्टेट्स अथॉरिटी करते हैं। इंडिविजुअल लिबर्टी तो है, लेकिन हम लोग हर कुछ नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी है, हम क्राइम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ताकि एक अच्छा समाज बन सके, एक स्टेट्स का अथॉरिटी भी का भी एक डर हो, एक भय हो, जिससे कि एक अच्छा देश बन सके, एक अच्छा राज्य बन सके। प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ स्टेट, अब स्टेट के अथॉरिटी पे भी हम रिस्ट्रिक्शन करना बहुत जरूरी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन करती भी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को फंडामेंटल राइट्स दी है ताकि वो अथॉरिटी ऑफ स्टेट को काउंटर कर सके। अगर स्टेट गलत करे किसी के साथ, किसी का अगर राइट छीने, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग स्टेट को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों हम लोग करते हैं। हम लोग इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ स्टेट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दोनों है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 सी ऑप्शन। और 2010 में 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन The instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution in the year 1950 as। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को किस नाम से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रखा गया है, तो इसके ऑप्शंस
बिना ऑप्शन पढ़े ही डायरेक्ट हम लोग क्या जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसकी एक कहानी है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो गवर्नर्स थे ब्रिटिश कॉलोनीज के, उनको इंस्ट्रक्शन देते थे गवर्नमेंट, गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय कह लो, आफ्टर 1858। अब इसको अगर ऑर्डर देना है, इंस्ट्रक्ट करना है किनको, गवर्नर्स को, ब्रिटिश कॉलोनीज के गवर्नर्स को, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये इंस्ट्रक्ट करते थे कि ये देखो ये ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और आपको इसको फॉलो करना। कौन फॉलो करेगा? गवर्नर्स। किसके? ब्रिटिश कॉलोनीज के। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनीज के गवर्नर्स फॉलो करेंगे क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का नाम बदल के क्या दे दिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये 1935 से उठाया गया था। ठीक है, और इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कहां से उठाया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डाला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का नाम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 1950 में कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये है डायरेक्टिव डीपीएसपी का इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। जैसे 2010 का क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल सारा क्वेश्चन मेरे लेक्चर से है। ठीक है, लेक्चर अच्छे से करोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक, अब देखो विच पोर्टफोलियो, ये 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, कि राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था। खत्म 2006 का भी क्वेश्चन। अब देखो 2005 का क्वेश्चन है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज बताता हूं, यूनियन पावर कमेटी, स्टेट अफेयर्स कमेटी, एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी। ये कमेटी नहीं थी एक्सटर्नल अफेयर्स, ये पोर्टफोलियो था इनका। ठीक है, तो ये तीनों जवाहरलाल नेहरू के अंडर था। ये तीनों किन के अंडर था? जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन से थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी और स्टेट अफेयर्स। ये तीनों जवाहरलाल नेहरू के अंडर था। ठीक है, 2005 का क्वेश्चन ऐसे ही निकल गया। अब आओ 2000, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है 2004 का। दो हजार का क्वेश्चन है ये। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ, इसमें कहना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रहा है? पहले स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन कब हुआ? जनवरी 1946 में। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कब हुआ?
सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ये दिसंबर 1945 में हुआ था। अगर ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहता तो दिसंबर 1945 में होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रोविंशियल इलेक्शन कब हुआ, जनवरी 1946 में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये पहला ही स्टेटमेंट सही है, ए तो डायरेक्ट होएगा, बाद बाकी तीनों गलत होंगे, लेकिन कैसे गलत है ये मैं बताता हूँ। स्टेटमेंट बी में ये क्या कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत इसलिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाग नहीं लिया था, ये मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इन्होंने, तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है। अगर इंटरिम गवर्नमेंट में कहता कि मुस्लिम लीग वर पार्टिसिपेटेड, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट और नॉट, तो हम लोग कहेंगे यस, बिकॉज लियाकत अली खान टुक द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, तो मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट बट दे डिडंट पार्टिसिपेट इन द constituent assembly because the idea of Pakistan was neglected by the cabinet mission plan. Okay, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अब स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं। आंसर तो अपन को मालूम चल गया, ए ही है। ऐसे कि एग्जाम में तो डायरेक्ट ए को टिक मार के आगे निकल जाना, फिर रीड भी मत करना। अगर वो उसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है स्टेटमेंट 1 2 स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या फिर दोनों सही है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट टिक करने का, डायरेक्ट टिक करके आगे निकल गए। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, थर्ड स्टेटमेंट, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 1947। देखिए फर्स्ट सेशन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, तो ये ऐसी गलत, ये क्या कर रहा है कि जनवरी 1947 में, नहीं जनवरी 1947 में नहीं हुआ था। ये अब चौथा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। नो, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कल ही वाले क्लास में लिया था, पिछले वाली क्लास में। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन कब हुआ था इसका, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्शन किया गया। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, ये तो अडॉप्शन था 26 नवंबर, कमेंसमेंट हुआ था आपका 26 जनवरी 1950। डायरेक्ट आंसर, ये भी गलत, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि अडॉप्शन 26 जनवरी, ये क्वेश्चन में यूपीएससी ने स्टेटमेंट में डाला है कि कमेंसमेंट अडॉप्शन हुआ है 26 जनवरी 1950 को। नो, अडॉप्शन हुआ है 26 नवंबर 1949। ये आपका क्वेश्चन 2004 का क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपन 2003 के क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इसमें बताना है कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है। 64 लाख रुपए लगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है बकायदा, क्लॉज बाय क्लॉज, और उसको फिर डाला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 64 लाख रुपए लगे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में। ठीक है, ये इतना खर्चा है 64 लाख, और 60 कंट्रीज का हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है क्लॉज बाय क्लॉज। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है कि डीपीएसपी कहां से लिया हमने, डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कहता है फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया है हमने, बिल ऑफ राइट्स, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स को, बिल ऑफ राइट यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने।
अब देखो कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशंस, फिर क्या है कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशंस। कंकरेंट लिस्ट हमने कहां से लिया है, कंकरेंट लिस्ट जो कि जो लॉ स्टेट भी बना सकती है और हमारा सेंट्रल यूनियन भी बना सकता है कंकरेंट लिस्ट पे। लेकिन अगर दोनों का लॉ अगर ओवरलैप करे तो किसका प्रिवेल होगा, सेंटर का प्रिवेल होगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल होगा। अगर दोनों लॉ ओवरलैप करेगा तो किसका लॉ प्रिवेल होगा, सेंटर का। ठीक है, आगे बस समझ में। अब ये कह रहा है कि सेंट्रल लिस्ट कहां से हमने उठाया है, सेंट्रल लिस्ट हमने कहां से उठाया है, तो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये उठाया है, हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज उठाया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमने सेंट्रलाइजेशन जो है, मतलब ये क्या कह रहा है, ऑप्शन ये है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर इन द यूनियन। हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है, सेंट्रलाइजेशन का पे क्वेश्चन है कि हमारा हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है, लेकिन पावर वेस्टेड इन द सेंटर। ये कहां से लिया है हमने, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कनाडा से लिया है। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने, कनाडा से लिया है। 2003 का क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब आओ अब 2003 का क्वेश्चन करेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज। ये 2003 का ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 1 में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 1 डायरेक्ट। अब 2003 के ही क्वेश्चन में, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये चार्टर एक्ट 2003 का क्वेश्चन है, ये कि चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी एबोलिश्ड। द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर एबोलिश्ड। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किस चीज में, अब इसका बताता हूं। 1813 चार्टर एक्ट में 2 चीजों को छोड़ के बाद बाकी सारी ट्रेडिंग खत्म होकर, ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म हो गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी। ट्रेडिंग में मोनोपोली किस पे थी, ट्रेडिंग तो वो कर रहे थे 1813 में भी, लेकिन मोनोपोली किस पे खत्म नहीं हुआ। मोनोपोली बाद बाकी सब चीजों में खत्म हो, स्पाइसेस पे भी खत्म हो गया, शुगर पे भी खत्म हो गया, लेकिन किस चीज पे मोनोपोली खत्म नहीं हुआ, वो था टी, चाय और ओपियम ट्रेड विथ चाइना, ओपियम ट्रेड विथ चाइना। ठीक है, इन दोनों पे मोनोपोली अभी भी स्थापित था 1813 में। 1833 में ये भी खत्म कर दिया गया, इस पे से भी मोनोपोली खत्म होगी, और 1833 में पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटीज खत्म, कॉमर्शियल काम अब खत्म। अब क्या काम रह गया बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास, वो था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ही करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है इसका कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर abolished in the 1833 Charter Act. Now second statement, the designation of the supreme authority was to be changed as the Governor General of India in Constitution. Now Governor General Bengal से चेंज होके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे ये,
और ये कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब आओ, अब चौथा स्टेटमेंट देखो, नहीं तीसरा स्टेटमेंट, ऑल लॉ मेकिंग पावर्स टू बी कन्फर्ड ऑन जनरल गवर्नर जनरल इन काउंसिल। एक गवर्नर जनरल काउंसिल को सारे पावर दे दिया गया था, बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सारा पावर था। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट जो कि गलत है वो क्या है कि एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। इंडियन को गवर्नर जनरल काउंसिल में जगह दी जाती है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल में जगह दी जाती है एज अ लॉ मेंबर। नो, बिल्कुल नहीं। इसको कैसे सही करेंगे अपन? 1833 में नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में गवर्नर जनरल काउंसिल को भी हटाइए। अब ये क्या बन गया? ये वाइसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल बन गया। ये वाइसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल बन गया है। वाइसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल में किन्हें सीट दे दी गई थी? किन्हें लॉ मेंबर बनाया गया था पहले? सत्येंद्र प्रसाद जी को, सत्येंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था लॉ मेंबर। ये पहले इंडियन थे जो कि वाइसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं एज ए लॉ मेंबर। ठीक है, तो ये था, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट 4 गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया इसका। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाँ, ये 2003 का क्वेश्चन है। Who headed the interim government formed in the year 1946? इंतरिम गवर्नमेंट कब बनती है? ये 2003 का ही क्वेश्चन है। इंतरिम गवर्नमेंट बनती है 2 सितंबर 1946 को। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनते हैं इसके? जवाहरलाल नेहरू। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं एक्जीक्यूटिव काउंसिल के? इस इंतरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वेबल। ठीक है, और ये तो इंतरिम गवर्नमेंट हो गया। वाइस प्रेसिडेंट कौन? जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ये कह रहा है कि हु हेडेड द इंतरिम कैबिनेट फ्रॉम द ईयर 1946। ये तो इंतरिम गवर्नमेंट हो गया, इसके अंडर क्या बना? इंतरिम कैबिनेट। इंतरिम कैबिनेट में कितने मेंबर्स थे? टोटल 13। ठीक है, और पूरा एक्जीक्यूटिव काउंसिल जो ये इंतरिम गवर्नमेंट जो बना वो कितने मेंबर्स के थे? 16। उसमें से एक वाइसरॉय था और 15 इंडियंस थे। ठीक है, एक्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनी थी इंतरिम गवर्नमेंट की वो 16 मेंबर की थी। और इंतरिम कैबिनेट जो बना था, जो इलेक्ट होके आए थे लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कांग्रेस की बनी थी। कांग्रेस ने कितना जीता था दिसंबर 1945 में? 59 सीट्स जीते थे आउट ऑफ 102। तो किसी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। तो इंतरिम गवर्नमेंट कांग्रेस की, तो कैबिनेट किसका बनेगा? कांग्रेस का। और कांग्रेस का लीडर कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो कौन प्रिसाइड करेंगे? कौन हेड होंगे किसके? कैबिनेट के, इंतरिम कैबिनेट के, जवाहरलाल नेहरू। खत्म सी बात। ठीक है, अब आओ 18th क्वेश्चन में। अब आओ 2002 के क्वेश्चन में। ठीक है, ये 2003 का क्वेश्चन खत्म, 2002 के क्वेश्चन आते हैं। दो में ये क्या कर रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथेंड बाय द वाइसरॉय एक्जीक्यूटिव ऑफ और हिज एक्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्स्टिट्यूटिंग पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट।
अब पोर्टफोलियो सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था बाबू लोग? पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ था 1861 काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ था। कैनिंग ने स्टार्ट करा था, लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट करा था, वाइसरॉय थे हमारे, फर्स्ट वाइसरॉय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट करा था 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट में। ठीक है, अब आओ 2002 का ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज ही है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये बिल्कुल। ये क्या कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर, अब जो ड्राफ्टिंग कमिटी बनी, ड्राफ्टिंग कमिटी ने ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बने मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कैसे इलेक्ट हुए थे? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो हुआ उनसे, इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स से को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये तो इलेक्ट हो गए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बन गए, इनकी जहां जहां सरकार बनी, 3 स्टेट में 3 प्रोविंस में मुस्लिम लीग की बनी, बाद बाकी 8 में कांग्रेस की बनी, सब जगह से फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ उनके लेजिस्लेटिव में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में, और वहां से जो इलेक्ट होके आए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट होके आए, किसके थ्रू? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, STVS बताया था पिछली वाली क्लास में। तो ये डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट हुए कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 2002 का क्वेश्चन ये भी हो गया। अब 2002 का एक और क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है ये, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि सेटअप अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुल्ली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में आया। इसका डायरेक्ट पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट इसमें डी में है, ठीक है, तो 1 का क्या होगा? डी, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इंडिया वाज इंडेड। ये कब हुआ? कंपनीज ट्रेड मोनोपोली, ब्रिटिश इंडिया का ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया कब? 1813 में, 1813 में, 1813 के इसमें ऑप्शन ए है, मतलब कि ए का क्या हो जाएगा? 2। अब देखो, द पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। अब ये ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन हो गया। ये कौन से एक्ट में हुआ? तो 1858 एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये क्या क्या हो जाएगा? थर्ड का, सी का थर्ड हो जाएगा। और ये चौथे स्टेटमेंट में क्या कहता है? कंपनी डायरेक्टर्स वर आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अब ये किसकी बात कर रहा है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहता? कितने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनीज के? 24 थे, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। उनका काम क्या था? उनको काम क्या दिया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा कि सभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपना सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स, इन सभी का डॉक्यूमेंट्स जमा किसको करना होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अफेयर्स को, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अफेयर्स को, उनको सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। किनको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। ये कहाँ आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1850, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट कौन से ऑप्शन में है? देखो भाई, तो ये बी में है, तो क्या हो जाएगा? बी का 4th। डायरेक्ट क्वेश्चन 2002 का क्वेश्चन खत्म।
दो का क्वेश्चन हो गया। अब अपन आगे देखते हैं। हाँ, ये क्या कह रहा है, 2001 का क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन इफ द न्यू स्टेट ऑफ द यूनियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। मान लो कोई नया स्टेट बनाया गया, हमने अभी नया स्टेट या नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया, हमने जम्मू कश्मीर को तोड़ा, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में दोनों क्या बना गए, यूनियन टेरिटरी। तो हमने कहाँ अमेंड करा होगा, कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में हमने चेंज करा होगा। ठीक है, यहाँ अमेंडमेंट हुई होगी। ठीक है, और इस चेंज को के लिए कंसर्न स्टेट से प्रेसिडेंट एसेंट लेते हैं, मतलब कंसर्न स्टेट से एसेंट लेना पड़ता है कि हाँ वो भी एग्रीड हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। विदाउट रिकमेंडेशन ये बिल असेंबली में पास नहीं हो सकता, मतलब पेश नहीं हो सकता ये बिल। टू चेंज द नेम, टू अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, और टू क्रिएट अ न्यू स्टेट और क्रिएट अ न्यू यूनियन टेरिटरी, आपको आर्टिकल 1 में अगर अमेंड करना है तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए ही होगा। प्रेसिडेंट खुद रिकमेंड करेगा और खुद बिल को पार्लियामेंट में पेश करेगा। ठीक है, और उससे पहले प्रेसिडेंट किनसे बात करेगा, डायरेक्ट कंसर्न स्टेट से, कि कंसर्न लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर इस बात की अनुमति देता है कि नहीं। अगर वो नहीं देगा तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब 2001 का हो गया क्वेश्चन ये। अब कौन सा क्वेश्चन है, विच, अब दो, हाँ ठीक, ये तो सही, हाँ ये 2000 का क्वेश्चन है एक। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पूछा है 1935, 2000 का क्वेश्चन है ये। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से है क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है। तो ये क्या कह रहा है, डायरेक्टली एट द सेंटर, पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल पकड़ में आ गया आंसर। डायरेक्टली एट द सेंटर एज वेल एज प्रोविंसेस, ये कह रहा है। नहीं, डायरेक्टली कब स्टार्ट किया गया था, डायरेक्टली स्टार्ट किया गया था भैया, कब स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, डायरेक्टली 1919 में। कब, प्रोविंसेस में। ठीक है, फिर साइमन कमीशन आते हैं। साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि प्रोविंसेस में आप डायरेक्टली खत्म कर दें, लेकिन सेंटर में डायरेक्टली लागू करें, सेंटर में डायरेक्टली को लागू करें। ठीक है, आप प्रोविंसेस में डायरेक्टली को खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटर में डायरेक्टली आनी चाहिए। किसने रिकमेंडेशन दिया था, साइमन कमीशन ने दिया था। साइमन कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, इसके बाद ये हो गया। तो 1935 में डायरेक्टली कहाँ खत्म कर दिया जाता है, प्रोविंसेस में, और डायरेक्टली कहाँ आ जाता है 1935 में, डायरेक्टली कहाँ खत्म हो जाता है, नो डायरेक्टली एट प्रोविंसेस, नो, सो कट ऑफ, डायरेक्टली कहाँ, सेंटर पे लाया गया। ठीक है, डायरेक्टली सेंटर पे लाया गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट ए हो गया, डायरेक्ट आंसर 2000 का ये क्वेश्चन हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी था। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर था 1935 में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, बिल्कुल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन भी किया गया था, सभी प्रिंसिपल स्टेट्स को मेंबर बनाया गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन किया गया था। लेकिन कोई प्रिंसिपल स्टेट्स आया ही नहीं, कोई प्रिंसिपल स्टेट्स
एग्री नहीं हुआ कि हम यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन का तो पहले ही खत्म हो गया था मतलब, लेकिन ये प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो क्या कौन सा प्रोविजन गलत है इसमें कि डायरेक्टली एट द सेंटर ओनली, नॉट एट प्रोविंसेस। प्रोविंसेस पे डायरेक्टली नहीं था, प्रोविंसेस पे सेंटर पे डायरेक्टली था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ये कहता कि हाँ दो नहीं, ये 1999 का क्वेश्चन, 99 का क्वेश्चन है, 1999, ठीक है। 1999 में कहता है कि सबसे शॉर्ट लिव्ड, द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वाज, सबसे शॉर्ट लिव्ड कौन सा एक्ट है, सबसे शॉर्ट लिव्ड कौन सा एक्ट है ब्रिटिश का, तो वो क्या है 1909 एक्ट, जिसमें जो कि कब से कब तक चला, 1919 तक चला, और इसी में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था। कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी यहीं से 1909 से, ठीक है। ये 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन है 1998 का क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है 1998 में कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया था, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में लाया गया था, तो ये 10th शेड्यूल में लाया गया था और ये 1885 में लागू हुआ था। कैसे लागू हुआ था कि जब इंदिरा गांधी जी का डेथ हुआ था 1884 में, तो फिर जनरल इलेक्शन हुआ 1884 में। तो जनरल इलेक्शन में कांग्रेस बहुत, जैसे 2014 में या 2019 में जैसे बीजेपी जीती ना, उसी तरीके से जीती थी कांग्रेस 1884 में। तो राजीव गांधी क्या बने, प्राइम मिनिस्टर, और राजीव गांधी ने एक बिल लाया एंटी डिफेक्शन लॉ, ताकि कोई भी लीडर, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये गलती ना करे कि जीतने के बाद किसी और पार्टी में जाके मिल गए, तो सामने वाले की तो पार्टी गिर जाएगी ना, तो वो सरकार कैसे चलाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाना बहुत जरूरी था, और इस बिल का सपोर्ट अपोजिशन ने भी करा था। किसी ने भी अपोजिशन में भी किसी ने इसके खिलाफ वोट नहीं करा था। एंटी डिफेक्शन लॉ विथ फुल सपोर्ट ये पास हो चुका था। एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ आपका पास हुआ 1885 में, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ पे लॉ बना क्योंकि बहुत जरूरी था। कोई भी पार्टी मेंबर अगर कभी भी किसी पार्टी को छोड़ देगा तो उसकी पार्टी गिर जाएगी, ठीक है। जो पीपल का जो मैंडेट है, जो पीपल वोट देते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देते हैं, और ये इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स डिफेक्ट करते हैं अपनी ही पार्टी को और जनता को गुमराह करते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी था एंटी डिफेक्शन लॉ, और इस लॉ का सपोर्ट सबने करा था, रूलिंग पार्टी भी और अपोजिशन पार्टी भी, दोनों पार्टियों ने इसका सपोर्ट करा था, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाँ, अब सारा क्वेश्चन हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का, यूपीएससी प्रीलिम का क्वेश्चन बैंक खत्म। जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, देख लेना। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, ठीक है।